हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कल हमने एक टॉपिक किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी की कंटिन्यूएशन में है। हमने कल पढ़े थे कि दो तरह फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को, जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर जो बालक के खुद के अंदर विद्यमान होते हैं, बॉडी के अंदर विद्यमान है, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ओबेसे नाम से पता लगता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो बच्चे के अंदर नहीं है, उसकी बॉडी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहां पर है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम यही एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल हमने इंटरनल किए थे। सो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें से आज हम करेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल हम कल कर चुके हैं। एक्सटर्नल जो बाहरी है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। एक्सटर्नल मीन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के बाहर हैं, जो वातावरण में उपस्थित हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सो पहला है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स में एज ऑफ द मदर। सरप्राइजिंग लग रहा है ना कि माँ की उम्र भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, पर यह सच है। अगर माँ की उम्र 18 साल से कम है या फिर बहुत ज्यादा है, 35 साल से ऊपर है माँ की उम्र, तो चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं बच्चे की ग्रोथ और वृद्धि और विकास को प्रभावित होने के काफी चांसेस रहते हैं। लो बर्थ वेट रहता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो बहुत डिले चलती है। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो एज ऑफ द मदर है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले लेने चाहिए। बहुत जल्दी या बहुत लेटर जो है वो कंसीविंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंड वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर। मां के गर्भ के अंदर जब बालक है तब मां किस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है। हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास जो है वो कंसेप्शन से शुरू होकर और एट द एंड चलता है। तो जो कंसेप्शन है वो वोम्ब में है, मां के गर्भ में है। यहीं से बालक की वृद्धि और विकास प्रभावित होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने वो कथा सुनी है ना कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने वहीं से, अर्जुन जब उसकी माँ को बता रहे हैं चक्रव्यूह का, तो वो वहीं से चक्रव्यूह के अंदर एंटर करना सीखता है। लेकिन ये कहानी है जो हमने सुनी है, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं सीख पाता क्योंकि वो सो गया था। ये कहानी हो सकती है, एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन जो माँ का गर्भ का वातावरण है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो बहुत माँ किस तरह के वातावरण में रहती है, उसका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में रह रही है या वो हैप्पी कंडीशंस में रह रही है, वो बीमार तो नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन तो नहीं करती है, या फिर वो किसी तरह का कोई धूम्रपान या फिर अल्कोहल इनटेक तो नहीं करती है। अगर वो ऐसा करती है तो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि माएँ थोड़ी ना धूम्रपान करती हैं या फीमेल्स थोड़ी ना अल्कोहल इनटेक करती, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, अलग अलग तरह का समाज है, अलग अलग तरह की सिचुएशन चलती हैं।
हम ऐसा साइकोलॉजी में अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य भी कर रहे हैं। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग प्रचलन है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ को अच्छे वातावरण में रखें, उसकी डाइट का ध्यान रखें, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड वो खाए, उसका आयरन कैल्शियम ये डेफिशिएंसी ना होने पाए। तो जब एक अच्छा एनवायरनमेंट में माँ रहती है तो एक अच्छे ही हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट वन इज मेडिकल केयर, यानी कि ये जो है ये प्रीनेटल है, प्रीनेटल। उसके बाद है मेडिकल केयर, ठीक है। फोर्थ है न्यूट्रिशियस फूड। मेडिकल केयर, बच्चा बीमार है तो किस तरह की उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इग्नोरेंस में वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, हालांकि शायद ऐसा कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं तो बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप ये देखिए कि सरकार जो है समय समय पर पोलियो अभियान चलाती है, वैक्सीनेशन अभियान चलाती है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो उसे छूटे ना। कहावत भी है ना, एक भी बच्चा छूटे ना, सुरक्षा चक्र टूटे ना। बच्चा जब पैदा होता है BCG के टीके लगाए जाते हैं और भी लगाए जाते हैं, तो मेडिकल केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि इंडिया के अंदर क्या है, आज भी बहुत सारे मिथ विद्यमान हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बच्चा है जो बीमार हो जाता है तो उसके जो घर वाले हैं, जो माँ है, वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय, हमारे यहाँ पर आमतौर पर ऐसा हो जाता है ना इंडिया के अंदर, हम झाड़ फूंक वालों में थोड़ा ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, तो वो डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूंक वाले के पास उसको लेकर जाती है, बार बार लेकर जाती है, लेकिन कोई भी आराम नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के कहने के बाद जो है वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में लेकर जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बच्चा जो है वो ठीक नहीं होता, बच्चा चला जाता है दुनिया छोड़ के, क्योंकि उसे एट द राइट टाइम मेडिकल केयर नहीं मिली है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चे को प्रॉपरली मेडिकल केयर मिलती रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हैं तो उनका फायदा उठाएं। न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन। बालक जितना ध्यान, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब माँ के पौष्टिक भोजन का ध्यान रखना है, उसके आहार का ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से पोषण बच्चे को मिलता है। तो आफ्टर बर्थ, ये पोस्ट नेटल पीरियड हो गया, आफ्टर बर्थ जब बच्चा खुद से खा रहा है तो उसे न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। उसका आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रहे कि शुरुआत के 6 महीने अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बालक को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। रिसर्चेस कहती हैं कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी अच्छी होती है, और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ की छाती से दूध निकलकर नहीं आता है, वहां पर हम बाउंड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर हम अपना दूध पिलाएंगे तो शेप खराब हो जाएगी, फिगर खराब हो जाएगा, पर बच्चे की हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। बच्चे को पौष्टिक भोजन कराएं। बाहर का जो खाना है, जो आजकल हम सोचते हैं कि अरे मेरे बेटे ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, ले बेटा कुरकुरे खा ले बेटा चिप्स खा ले बेटा ये खा ले वो खा ले, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें अपने बच्चे के साथ, लेकिन खाना घर का बना हुआ ही दे जितना हो सकता है। जब तक जितना लंबा आप उसे सिर्फ और सिर्फ घर का खाना दे सकते हो उतना जरूरी है। ये बाहर के जो पैकेट बंद और डब्बा बंद फूड आते हैं ये बच्चों को ना दें, इनसे पोषण नहीं मिलता है, इनसे बहुत सारी जो हैं वो वीकनेसेस होती हैं। हम लाड़ प्यार में अपने बच्चों को लेज, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट खिलाते हैं, लेकिन ये सब कंज्यूमरिज्म है। जो फैक्ट्रीज हैं उनको आपसे या आपके बालक के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। ठीक है,
तो पौष्टिक भोजन का ध्यान रखें, शुरुआती सालों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबल फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अवेलेबल फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को ले लेते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो फैक्टर आ जाता है कि जन्म के बाद कितनी फैसिलिटीज और कितने अवसर बच्चे को दिए जा रहे हैं। देखो ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, आप अपने बच्चे को एक्सपोजर कितना कराते हैं, स्कूल कितना एक्सपोजर कराता है। जैसे मान लिया आजकल बहुत सारे एजुकेशनल टॉय चलते हैं, आप बच्चे को घुमाने फिराने ले जाते हैं एजुकेशनल प्लेसेस पर। जैसे मान लिया देहरादून गया बच्चा तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ देख रहा है, या कहीं भी वो जा रहा है, कुरुक्षेत्र के अंदर है म्यूजियम है वहाँ जाता है, तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। आपने देखा है ना कि गाँव का बच्चा है, अपना क्या है, एक टायर है एक डंडा है, चलो जी लिए पड़े हैं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, यही फैसिलिटी है गांव के अंदर। तो ऐसा नहीं है उस बच्चे के अंदर ब्रेन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है पूरी है, पर फैसिलिटी जो अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। आप देखते हो ना कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप से क्लास में उठ के आगे आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार बुलाए जाने पर भी आगे नहीं आते हैं, शाय रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। वो यहाँ से शुरू हो जाता है ये चीज़। तो घर में जब बच्चा छोटा है तो हम उसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दें, टीचर्स अपॉर्चुनिटीज़ दें, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ बच्चे को दें। आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो दें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इन फैसिलिटीज़ के चक्कर में अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन ना दें, इससे दूर रखें। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने बच्चे का, ये कहें ना कि हम अपने बच्चे का कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। फ़ोन दे दो, आप बच्चे का इससे ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते, है ना। फ़ोन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, तो फैसिलिटीज़ के चक्कर में बच्चों को ये बिल्कुल भी ना दें। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, दैट इज फैमिली एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप। फैमिली एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की वृद्धि और विकास में। देखो बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है कहाँ से, परिवार से। हम लोग जो हैं बड़े होने के बाद भी ये भरोसा रखते हैं कि दुनिया में शायद कोई हो ना हो, मेरे से बाहर कोई भी गलती हो जाए, लेकिन मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा मेरी सपोर्ट करेंगे। ये भरोसा आपके माँ बाप आपको दिलाते हैं। वो परिवार का वातावरण कैसा है, किस तरह से बातचीत होती है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, माँ बाप के आपसी रिश्ते कैसे हैं, माँ बाप के बच्चे के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, ये बच्चों की वृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे एक वो तो उसमें एटमॉस्फेयर तो नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स जो हैं कभी कभी बहुत बिजी हो जाते हैं, बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर कई केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि बच्चा जो है वो डरा सहमा रहना शुरू हो गया है। एक मैं बताऊँ, मेरी ही कलीग थी, तो उसकी छोटी लड़की थी, 2-2.5 साल की थी। हालांकि उसकी मजबूरी थी, वो पढ़ रही थी, तो उसने कोई कोर्स लिया हुआ था, तो उसके लिए जाना पड़ता था उसको, बहुत कई बार स्टे भी करना पड़ता था। तो थोड़े टाइम के बाद व्हाट शी नोटिस कि उसकी लड़की जो है ना वो हर चीज़ के लिए ना कहती है, खाना नहीं खाती है, कोई भी काम कहो ना 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 करती है, बोलना उसने छोड़ दिया। तो डॉक्टर के पास लेकर गए, जब साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए
तो साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि हाँ आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो बताया उसने। तो उसने कहा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसको प्यार चाहिए माँ का। शुरुआती सालों में होता है ना, बड़ा जरूरी होता है माँ का प्यार। तो कहते हैं कि बच्चे को खाना कोई भी दे देगा, कपड़े कोई भी पहना देगा, नहला देगा, धुला देगा, लेकिन जो प्यार पेरेंट्स दे सकते हैं ना, वो प्यार कोई भी नहीं दे सकता। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कितना टाइम आप देते हो। हमारे यहीं पड़ोस में है एक फैमिली, उनका बच्चा जब छोटा था तो वो बस चिल्ला रहा है दूसरों के आगे, अटेंशन का उसको प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चे उसको खिलाते नहीं हैं क्योंकि उसको बिहेवियर प्रॉब्लम हो गई है, वो चीखता है बच्चों के ऊपर, धक्का देता है उनको। तो वहाँ पर भी जब बात करी तो क्या निकल के आया कि मदर एंड फादर जो हैं वो दोनों के दोनों प्राइवेट जॉब में हैं, तो कभी पीसीपी क्लासेस लगती हैं या कभी एग्जाम में ड्यूटी है या कभी कहीं भी है, तो छुट्टियों के दौरान संडे में भी पैसा ठीक है मैटर करता है पर बच्चे से ज़्यादा तो नहीं करता ना, तो वो दोनों ही अपनी ड्यूटी लगवा दे रहे हैं। पीछे से बच्चा अकेला है, छुट्टी वाले दिन भी अकेला है। तो उनको यही कहा गया कि भाई आप जो हैं एटलीस्ट दोनों में से एक तो अवेलेबल रहे, छुट्टी वाले दिन तो एटलीस्ट अवेलेबल रहे, कि बाकी लोग जो हैं वो खाना दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो प्यार नहीं देंगे। तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में लव, लैक ऑफ लव, केयर, लैक ऑफ केयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जब बच्चे को जरूरत थी तब आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये मैटर करता है। उसकी जो केयर है वो कंटिन्यूअसली हो रही है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो वो ट्रस्ट करता है, वो एक ऐसे वातावरण में बढ़ता है जो खुशनुमा है, तो अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर माँ बाप के आपसी रिश्ते नहीं हैं अच्छे, माँ बाप के बच्चों के साथ नहीं है अच्छे रिश्ते, ऐसा हो जाता है। जैसे एक केस था तो वहां पर मदर को क्या प्रॉब्लम रही होगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसने क्या किया था, अपने बच्चे के छोटे छोटे पीसीज करके ना, जो स्प्लिट एसी होता है उसके अंदर कर दी। स्मेल आई तो पता लगा। तो आप ये देखो कि क्या मेंटल कंडीशन रही होगी। हालांकि माँ बाप को कहीं सिखाना नहीं पड़ता है, पर कभी कभी माँ बाप अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते कि अभी तो छोटा ही है। पर याद रखें, छोटी उम्र में ही ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सो परिवार और परिवार के लोगों के आपसी रिश्ते, उनका व्यवहार, बच्चे के साथ कैसा है, डायलॉग कैसे हो रहे हैं, बच्चे को दुलार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा स्कूल एटमॉस्फेयर एंड टीचर्स। स्कूल एटमॉस्फेयर एंड टीचर्स। देखो स्कूल क्या है, स्कूल इज अ सेकंड होम, स्कूल इज अ सेकंड होम टू चाइल्ड। स्कूल जो है, विद्यालय जो है, बच्चे के लिए दूसरा घर है। दूसरा घर क्यों है? क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहां पर घर से ज्यादा, अगर वो सबसे ज्यादा समय कहीं बिताता है तो स्कूल में बिताता है। लगभग 6 से 7 घंटे वो स्कूल में बिताता है। स्कूल जो है सिर्फ हमें पढ़ाते लिखाते नहीं है, एकेडमिक ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जैसे समय पर आना, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, है ना, डिसिप्लिन सिखाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, कोऑपरेशन डेवलप करते हैं। तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से बच्चों को रखा जा रहा है, किस तरीके से सिखाया जा रहा है, वो सारा का सारा स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक इसी तरीके से टीचर्स, देखो टीचर्स जो है ना बच्चों के लिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, टीचर्स आर जस्ट लाइक गॉड टू द चिल्ड्रन। कोई भी गलत हो सकता है पर टीचर गलत नहीं हो सकता, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब शुरुआत में बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो घर आते हैं, आप उन्हें पढ़ा रहे हो, आपने कोई बताया, अगर आपने कुछ चीज उनको बताई है जो उनके टीचर्स ने जैसे बताई वैसी नहीं है, तो बच्चा क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे टीचर ने ऐसे बताया था, मेरी मैडम ने ऐसे बताया था, आप गलत बता रहे हो।
आपकी बात पर विश्वास नहीं है, टीचर की बात पर विश्वास है। तो टीचर्स ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। टीचर्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ बाप को भी बच्चे की शिकायत अगर करनी है तो वो क्या कहते हैं, बच्चों को क्या कह के डराते हैं, मैं बताऊंगा तेरी मैडम को तुम कैसे बात करते हो, मैं बताऊंगा तेरी मैडम को तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम बात नहीं सुनते हो। टीचर्स की धमकी देते हैं ना, यानी कि आपके ऊपर माँ बाप भी भरोसा कर रहे हैं, बच्चा भी आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। आपकी फिर जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ गई, है ना। टीचर वो है जो बच्चे का भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो है आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका कितना इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे के भविष्य को बनाने में या बिगाड़ने में। आपकी मुट्ठी में है सब कुछ। जैसे एक गांव है, उस गांव के बाहर जो है एक बूढ़ा बाबा आकर रहने लगा है। काफी ज्ञानवान व्यक्ति है, उसे काफी चीजें पता है, तो गांव के लोग जो हैं वो उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके पास जाते हैं, उसे पूछते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते हैं और वो उनको बताता है, वो उनकी बात मानते हैं। उसी गांव में क्या है, एक लड़का है जो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो वह सोचता है कि ये सारे गांव वाले पागल हैं, ये उस बूढ़े के पास जा रहे हैं, उसकी बात मानते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, तो इन सबको मेरे पास आना चाहिए और मेरे से ज्ञान लेना चाहिए। तो ये सोचता है कि मैं आज इन सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उस बूढ़े के पास लेकर जाऊंगा और इन सबके सामने जो है वो बूढ़े की पोल खोल दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसको कितना ज्ञान है। तो वो लेकर जाता है वहां पर। बूढ़े बाबा बाहर निकल के आते हैं तो वो लड़का जो है अपने हाथ ऐसे उसने पीछे रख रखे हैं और वो बाबा से सवाल पूछता है कि बाबा द बर्ड इन माई हैंड इज लाइव और डेड, कि बाबा मेरे हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो बाबा उत्तर क्या देते हैं, बाबा उत्तर देते हैं, माई चाइल्ड द बर्ड इन योर हैंड लाइव और डेड इज इन योर हैंड। मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है ये जिंदा है या मरा हुआ है, ये तुम्हारे हाथ में है ना। और ये सुन के वो बच्चा जो है वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, वो लड़का। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है, उसने हाथ में पीछे पक्षी पकड़ रखा होता है और वो ये सोचता है कि अगर बाबा कहेगा कि ये जिंदा है तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, मरा होगा आगे ले आऊंगा, और अगर ये कहेगा कि ये मरा हुआ है तो मैं उसको जिंदा बाहर ले आऊंगा। तो आप ये देखो, उस बाबा की कही बात के अकॉर्डिंग कि ये पक्षी जिंदा है या मरा हुआ है तुम्हारे ही हाथ में है। तो वो बच्चा जिसे माँ बाप स्कूल में भेजते हैं उसका भविष्य हमारे ही हाथों में है। उसका भविष्य कैसा होगा, वो कैसा व्यक्ति बनेगा, कैसी पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, उसकी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, वो सारा का सारा टीचर्स पर डिपेंड करता है। सो टीचर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पीयर ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट है ना, पीयर ग्रुप। ये जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पहला जो पीयर ग्रुप बनता है वो पड़ोस में बनता है। उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जो हम उम्र के हैं, उनको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स को, टीचर्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह के, हमारा बच्चा जो है वो किस तरह के बच्चों से में उठता है, बैठता है, क्या करता है। देखो, आप भी अगर याद करोगे तो आपको लग रहा होगा, या आपके घर में बच्चे हैं तो माँ बाप जब पूछते हैं ना कि हाँ वो दोस्त कोई आया, किसके साथ जा रहे हो, कौन है, कहाँ रहता है, माँ बाप क्या करते हैं, तब हमें शायद ये लगता होगा इनको क्या ही मतलब है, मेरा दोस्त, उसके माँ बाप जो मर्जी करें। पर मतलब है, इसीलिए वो पूछते हैं। वो जहाँ से आ रहा है, जैसी वैल्यूज को लेकर आ रहा है वैसी तो आप सीखोगे ना। जो पीयर ग्रुप है
इसके इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ग्रोथ और डेवलपमेंट पर और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। देखो एक समय आता है जब ये पीयर ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे हमारी पहचान कराते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं, कॉन्फिडेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये ही वो लोग हैं जो हमें हमारे माँ बाप की छत्र छाया से बाहर निकाल कर लेकर जाते हैं। छत्र छाया का मतलब है कि वो जो माँ बाप का इन्फ्लुएंस है उसको कम करते हैं, हमें कहते हैं कि तुम कब तक माँ बाप की बात मानते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई सोच है, समझ है, तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम ही हमेशा क्यों मानो उनकी बात। तो ये हमें बताते हैं कि हम भी वैल्यू रखते हैं, हमारी भी बातें सुनी जानी चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रखें। टीचर्स, पेरेंट्स की दोस्त कैसे हैं? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अगर दोस्त अच्छे हैं तो दोस्तों के साथ जब बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं बच्चों की, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है। कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चे का बढ़िया चलता है। लेकिन जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो बड़ा खतरनाक है। पीयर प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। देखो जितने भी गलत काम हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग, सोचो ड्रिंकिंग बच्चा कहाँ से सीखता है? स्मोकिंग किससे सीखता है? माँ बाप से तो नहीं सीखता ना। कोई भी फादर चाहे वो ड्रिंक क्यों ना करता हो, वो अपने बच्चे के सामने नहीं करता। शायद ही हमने कोई ऐसी फैमिली देखी होगी जहां पर वो कहते हैं आजा बेटा सुट्टा लगा लें, आजा बेटा 2 पैग लगा लें। कभी भी नहीं होता। ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर हैं वो हम सारे के सारे दोस्तों के बीच में सीखते हैं। दोस्त हमें कहते हैं ले पी ले, इसमें क्या है, बड़ा हो गया है, ये तो एंजॉयमेंट है, चल अगर तुम क्या कहते हैं, ले मेरी खातिर तू 1 पैग नहीं पी सकता, है ना। इस तरह का इन्फ्लुएंस आता है, ये प्रेशर आता है, लाइफ तबाह हो जाती है बच्चों की। आई हैव सीन, एक बार मैं जा रही थी तो मैंने देखा इतने इतने से बच्चे हैं और सुट्टा मार रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? दोस्तों के बीच में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अर्ली सेक्सुअल बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं ये सारे के सारे पीयर ग्रुप से आते हैं। आप देखते हो बहुत तरह के आते, तो हमें ध्यान रहे कि हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए हमारे बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा नेबरहुड। पड़ोसी, हमारे पड़ोसी, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम चाहे ना चाहे उनका इन्फ्लुएंस हमारे घर में रहता है, उनका इंटरफेरेंस हमारे घर में रहता है। तो ये कैसे हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं? देखो पड़ोसी इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको घर लेना हो, आप क्या देखते हो? आसपास कैसे लोग रहते हैं, कैसी लोकेलिटी है, लोग किस तरह का काम धंधा करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, यहाँ पे सुख सुविधाएं हैं या नहीं है, सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है। मकान तो छोड़ो, आपने अगर किराएदार रखना भी होता ना, जिसने किराएदार रखना है या जिसने किराए पे मकान लेना है, वो भी ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या काम करता है, कैसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो जहां पर हम रहेंगे, मान लिया आपने किराएदार रखा, तो वो क्या काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है, फिर उसके घर वैसे ही क्राउड आती है, वैसे ही लोग आते हैं। तो अगर जो नेबरहुड है वो ओवर क्राउडेड है, वायलेंस ज्यादा है, वहां पर लोग गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है। और अगर अच्छा पड़ोस है हमारा तो बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है। वो कहते हैं ना, रात बिरात जो है वो सबसे पहले, रिलेटिव तो बहुत दूर है, पहले पड़ोसी काम आते हैं, पर पड़ोसी अच्छे भी होने चाहिए वरना नुकसान भी हो जाता है ना। नेक्स्ट वन है हमारा मैरिज। मैरिज इन क्लोज ब्लड रिलेशनशिप्स। आप इसको पढ़ के एक बार ये कह सकते हो कि मैडम ये एक्सटर्नल कैसे हुआ, ये तो इंटरनल फैक्टर हुआ।
ये एक्सटर्नल इसीलिए है क्योंकि बच्चे के ऊपर जो बाद में इन्फ्लुएंस आते हैं वो जेनेटिक है, लेकिन जो क्लोज ब्लड रिलेशंस में मैरिजेस हो रही हैं वो एनवायरमेंटल हैं, वो कल्चरल हैं, इसीलिए हो रही हैं। देखो अपने यहाँ पर क्या शादियां ऐसे ही फिक्स नहीं हो जाती हैं। माँ बाप क्या देखते हैं, गोद मिलाए जाते हैं। गोद मिलाने का मतलब ये भी दूर दूर तक जो है वो संबंध ना हो, आसपास रिश्ता नहीं करते हैं। बहुत गांव के अंदर तो क्या है कि अगर खेत से खेत भी मिलते हैं ना आपस में किसी रिश्तेदार के, तो भी नहीं करते हैं शादियां, कि भाई गांव की गांव में शादी नहीं होती है, कि भाई गांव से गांव लगता है तो भी नहीं करते, गुआंढी भाई बहन हो जाते हैं, इस तरीके से करते हैं बहुत सारे। लेकिन ऐसे कम्युनिटीज हैं जहां पर ब्लड रिलेशंस में मैरिजेस हो जाती हैं, जैसे कि मामा के लड़के से, बुआ के लड़के से क्लोज ब्लड रिलेशंस में शादियां हो रही हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, क्लोज ब्लड रिलेशंस होने की वजह से हेरिडिटी के सिमिलर होने के चांसेस होते हैं, और इस केसेस में जो हेरिडिटरी ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है बच्चे का, तो शादियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज ब्लड रिलेशंस में नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। शादी एक ऐसा मुद्दा है देखो जिस पर हम कितनी भी बात कर लें, आजकल तो बड़ा चला हुआ है, लोग कर लेते हैं, प्यार कर लिया हमने तो क्या ही फर्क है, क्या फर्क पड़ता है, हम प्यार कर रहे हैं, शादी होनी चाहिए, माँ बाप मानते नहीं हैं, भाग जाते हैं, ये है वो है। इंटरकास्ट मैरिज का भी चलता है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर बहुत चीजें हैं, आपका जो भी है उसको पर्सनल रखें। जब आप इंटरकास्ट मैरिजेस भी करते हैं ना, मैरिज ये जो प्यार मोहब्बत सपने सुहाने लड़कपन के, ये शादी से पहले ही है। शादी क्या है, कुछ नहीं है, दूसरा नाम है जिम्मेदारी का। शादी कर ली मतलब जिम्मेदारी आ गई। देखो कब करते हैं बच्चे की शादी, कमाने खाने लायक हो जाता है, कमाने खाने लग गया तो मतलब अपनी और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया है। ये जो हम भागकर शादियां कर लेते हैं बच्चे, इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेते हैं, जो कंधों के ऊपर वजन आता है ना बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ का वजन आता है, एक्सपेक्टेशंस का, कल्चरल डिफरेंसेस का, थॉट्स का, खान पान का, हर चीज़ का इतना अंतर है। और आप क्योंकि अलग कल्चर से आ गए हो, इच्छा के विरुद्ध आ गए हो, अंदर से नहीं थे फिर भी मान लिया उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया, पर आपसे अब आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन सब चीज़ों को निभाना। खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो माँ बाप गोत्र मिलाते हैं, आसपास का ये सब देखते हैं, शादियां कहते हैं कि शादी हो तो दूर दूर तक भी कहीं रक्त संबंध ना निकल के आए, क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीकी रक्त संबंध होगा जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगी, और जितना दूर का होगा, देखो बाय चांस है मान लिया दूर वाले रिश्ते में भी जहाँ जिससे शादी हुई है उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है, पर फिर भी चांसेस कम है ना कि उसी की तरफ से है, फादर की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर क्लोज ब्लड रिलेशन है तो दोनों की हेरिडिटी सिमिलर होने के चांसेस है ना, तो प्रॉब्लम दोनों की तरफ से बच्चे में आ रही है तो ज़्यादा ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए क्लोज ब्लड रिलेशंस में शादियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे के सारे आसान हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।